हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है लागत लेखांकन अर्थात कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के आज के वीडियो में पढ़ेंगे कुल लागत के विभिन्न अंग, मतलब कुल टोटल कास्ट के कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से अंग हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चाहेंगे जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन बना है उसको नोटिफिकेशन ऑन कर लें, तथा वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें। तो ये स्टार्ट करते हैं कुल लागत के अंग। ध्यान दीजिएगा, कुल लागत के कौन कौन से अंग हैं। कुल लागत का पहला अंग है, हम इसको इस साइड में लाते हैं कि कुल लागत के कौन कौन से अंग हैं। सबसे फर्स्ट लागत होता है मूल लागत। क्या होता है? मूल लागत। इसको अंग्रेजी में प्राइम कास्ट कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? प्राइम कास्ट कहा जाता है। अब प्रश्न है कि मूल लागत क्या होता है। किसी भी वस्तु को खरीदने या बनाने के समय जो प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय लगते हैं, तो इन तीनों को मिलाकर जो होता है, जो योग होता है, उसी को मूल लागत कहा जाता है। अर्थात मूल लागत से आशय उस लागत से है जिसमें प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय शामिल होते हैं। मूल लागत इक्वल टू क्या होता है, इसको अब एक सूत्र के माध्यम से हम दर्शा रहे हैं। इसमें डायरेक्ट मटेरियल, ध्यान दीजिएगा, प्लस डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज इक्वल टू क्या होता है? प्राइम कॉस्ट होता है। तो ये मूल लागत का पहला पार्ट हुआ। ओके, दूसरा हमारा आता है कारखाना लागत। कारखाना लागत, इसको क्या कहा जाता है? इसको अंग्रेजी में फैक्ट्री कास्ट कहा जाता है। फैक्ट्री कास्ट को हम वर्क कास्ट भी कहते हैं। ठीक है, यह क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, किसी भी कारखाने में, किसी भी फैक्ट्री में जहां वस्तु या माल का उत्पादन किया जाता है, जब उसके मूल लागत में, प्राइम कास्ट में, ध्यान से समझिएगा, उसके मूल लागत में कारखाना से संबंधित जितने भी व्यय होते हैं, जितने भी मदें होती हैं, उन सबको जोड़ दिया जाता है तो क्या कहलाता है? वर्क कास्ट कहलाता है। तो वर्क कास्ट का हमारा सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, प्राइम कास्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इक्वल टू क्या होता है? वर्क कास्ट अर्थात फैक्ट्री कास्ट। ठीक है, अब यहां समझिएगा कि फैक्ट्री कास्ट होता क्या है। फैक्ट्री कास्ट मतलब कारखाने में जो भी व्यय किए जाते हैं, अब कारखाने में व्यय किया जाता है, जितने भी अप्रत्यक्ष व्यय किए जाते हैं, कारखाने से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं, उन सबको जोड़ा जाता है तो फैक्ट्री ओवरहेड कहलाता है। इसका डिटेल बाद में मैं बताऊंगा, पहले थोड़ा थोड़ा इसका बेसिक समझिए। तीसरा बारी आती है आपका उत्पादन लागत। ठीक है, लेकिन उत्पादन लागत से पहले ऑफिस एक ओवरहेड होता है। लेकिन अब तीसरे ही नंबर पे चलिए, एक होता है उत्पादन लागत। उत्पादन लागत, उत्पादन लागत को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। यह क्या होता है? सब एक दूसरे पे रिलेटेड है कि जब वर्क कास्ट में से, जब वर्क कास्ट में कार्यालय से संबंधित, ऑफिस से संबंधित, कार्यालय वो प्रशासन व्यय था, मैं कल बताया था, जोड़ दिया जाता है तो जो आता है हमारा कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है। जैसे इसको एक फार्मूले के जरिए समझिए,
फैक्ट्री कास्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड्स इक्वल टू क्या होता है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन होता। ये तीसरा हो गया। 4 नंबर में क्या आता है, कुल लागत आता है। क्या होता है, कुल लागत। इसको कहा जाता है कास्ट ऑफ सेल या टोटल कास्ट। ठीक, ध्यान दीजिएगा, जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को जोड़ दिया जाता है, मतलब ऐसे खर्चे, ऐसे मदे जो विक्रय और वितरण ऊपरी व्यय से संबंधित होते हैं। जैसे कि उस दिन मैं बताया था ओवरहेड के कितने पार्ट है, तो बताए थे फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो सब एक सीक्वेंस से है कि जब प्राइम कास्ट में क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ा जाता है, तो प्राइम कास्ट। अब बारी आ गई ओवरहेड की। ओवरहेड में पहला ओवरहेड बताए थे कि फैक्ट्री ओवरहेड होता है। जब इस प्राइम कास्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ दिया जाता है तो हमारा क्या निकलता है, वर्क कास्ट या फैक्ट्री कास्ट निकलता है। और जब इस फैक्ट्री कास्ट में ऑफिस ओवरहेड को, कार्यालय और प्रशासन ऊपरी व्यय को जोड़ा जाता है तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलता है। और जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब ध्यान दीजिएगा, कुल लागत क्या होता है कि जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जितने भी बिक्री और वितरण ऊपरी व्यय होते हैं, उन सबको जोड़ दिया जाता है तो हमारा क्या निकलता है, टोटल कास्ट निकलता है। जैसे देखिए यहाँ पे कास्ट ऑफ सेल या टोटल सेल में क्या जोड़ा जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ दिया जाता है तो क्या निकलता है, ये टोटल कास्ट निकलता है। तो इस तरह कुल लागत के कितने अंग हैं, 4 अंग है। कुल लागत के कितने अंग है, 4 अंग। एक अंग और भी है, वह अंग क्या है, विक्रय। ये 5वां हमारा पार्ट है सेल, विक्रय। विक्रय भी टोटल कास्ट का एक अंग होता है। विक्रय मतलब सेल। अब यह कैसे आता है, ध्यान दीजिएगा, इस टोटल कास्ट में क्या करते हैं, टोटल कास्ट में जब हम प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो क्या हमारा आता है, सेल आता है, अर्थात बिक्री आता है। कोई दिक्कत? तो इस तरह हम एक करके एक हल करेंगे। एक चीज़ और बता दें, इसका पूरा डिटेल से कैसे इसका स्पेसिमेन है, फॉर्मेट है, ये मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ जान जाइए कि कुल लागत के कौन कौन से अंग हैं। तो कुल लागत के मुख्य तो 4 ही अंग हैं, लेकिन एक पांचवा सेल भी उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, हम इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक ग्राफ के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इक्वल टू प्राइम कास्ट। ठीक ना, वही चीज मैं फिर से लिख रहा हूं, एक स्टेप। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, प्राइम कास्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इक्वल टू क्या होता है, वर्क कास्ट। अब इस वर्क कास्ट में 3 नंबर वर्क कास्ट में जोड़ दिया जाएगा ऑफिस ओवरहेड इक्वल टू कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, और चौथे नंबर में कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में जोड़ दिया जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो यह क्या कहलाएगा, टोटल कास्ट। और लास्ट टोटल कास्ट में
प्रॉफिट जोड़ दिया जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा सेल। इसका संक्षिप्त में ये निचोड़ हो गया। तो इस लेक्चर में आप जाने कुल लागत के कौन कौन से अंग हैं। ठीक, अब एक चीज, जरूरी चीज और बता रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि क्या इस टोटल कास्ट में, कुल लागत में, ध्यान दीजिएगा, मैंने जो बताया है ओवरहेड, उसकी जो भी मदें हैं वो तो शामिल किया जाता है, लेकिन कुछ मदें ऐसी भी हैं जिन्हें टोटल कास्ट में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इसका फॉर्मेट तो नेक्स्ट वीडियो में ही आएगा, उस पर एक एग्जाम्पल भी मैं बताऊंगा। तो प्रश्न यह है कि हमारा कि कुल लागत के जिस तरह ये विभिन्न अंग हुए, विभिन्न पार्ट हुए, तो कुल लागत में कौन कौन से लागतों को शामिल नहीं किया जाता। तो हमारा ये टॉपिक है लागत में शामिल न की जाने वाली, मैंने न की जाने वाली मदें। वे कौन कौन सी मदें हैं जो लागत में शामिल नहीं की जाती है, अर्थात इस कॉस्ट में शामिल नहीं की जाती। सबसे पहले बढ़ते हैं कि वित्तीय आय। वित्तीय आय, वित्तीय व्यय, ऐसे समझिए। वित्तीय व्यय पहले आइए। कौन कौन से फाइनेंस एक्सपेंसेज होते हैं जो कास्ट में शामिल नहीं किए जाते, जैसे ऋण पर ब्याज। ध्यान देते रहिएगा और नोट भी कर लीजिएगा, ताकि जब कास्ट अकाउंटिंग का सवाल लगाएं तो वह मदे यदि आए तो उन्हें बिल्कुल ही आप छोड़ दें, ठीक ना। ऋण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, ठीक है, पूंजी पर ब्याज, नगद बट्टा। नगद बट्टा माने डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। कर्मचारी को क्षतिपूर्ति यदि हुई है तो ये क्षतिपूर्ति, ठीक है। अर्थदंड, अभिकोपन कमीशन। अगला क्या है, अर्थदंड है, अभिगोपन कमीशन। अगला ऋण पत्रों व अंशों के शोधन पर बट्टा, ठीक ना। इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाता। पूंजी निर्गमन पर व्यय, पूंजी निर्गमन पर व्यय माने शेयर इशू किया जाता है, कैपिटल इशू किया जाता है, तो इनको ध्यान में नहीं रखा जाता। ये तो वित्तीय व्यय हो गया। कुछ इसी तरह वित्तीय आय भी हैं। क्या है, वित्तीय आय भी है, माने फाइनेंस इनकम भी है। जिन मदों को कास्ट में शामिल नहीं किया जाता है, लागत में शामिल नहीं किया जाता, वो कौन कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। प्राप्त लाभांश व ब्याज, प्राप्त किराया, प्राप्त किराया, और कौन सा है, प्राप्त कमीशन, प्राप्त कमीशन, अंशों का हरण, अंशों का हरण। अगला है दलाली या छूट प्राप्त, दलाली है, छूट व कमीशन प्राप्त, कमीशन प्राप्त। यह इस तरह की हमारी कुछ फाइनेंस इनकम है जिसको लागत में कास्ट अकाउंटिंग में अर्थात कास्ट शीट बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता। ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ताकि सवाल लगाते समय यदि ये चीज़ आ रहा है तो बिल्कुल ही इसको छोड़ दिया जाएगा। अगला है लाभ नियोजन मदे। ये क्या था, मान लीजिए इसको हमने ए मान लिया और इसके हमने बी मान लिया। अगला है लाभ नियोजन मदे, नियोजन मदे। कुछ लाभ नियोजन मदे भी हैं जिनको हम शामिल नहीं करते हो। लाभ नियोजन मदे कौन कौन सी है, जैसे दान है,
या आयकर चुकाया है, आय कर चुकाया, या चैरिटी है या डोनेशन है, इसको भी ध्यान में नहीं रखा जाता। संचित कोष में हस्तांतरण, संचित कोष में हस्तांतरण। इसके अलावा प्रारंभिक व्यय, इन मदों को लाभ नियोजन मदे कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया जाता है। कुछ असाधारण मदे भी होते हैं, जो डी, कुछ असाधारण मदे भी होती हैं जिन्हें लागत में शामिल नहीं किया जाता। क्या है? असाधारण मदे। वो असाधारण मदे कौन कौन सी हैं जिसे कास्ट में हम शामिल नहीं करते, अर्थात लागत ज्ञात कर से उसे शामिल नहीं करते हैं। जैसे किसी भी सामग्री या श्रम पर कोई असाधारण हानि होती है तो उसे इसमें शामिल नहीं करते। ध्यान दीजिएगा, सामग्री श्रम पर असाधारण हानि, असाधारण यदि हानि है तो इसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक इसी तरह है, किसी मशीन के अप्रचलन से हानि होती है, जैसे कोई कंटिन्यू मशीन चलती रहती है, अचानक बेकार हो जाती है और उससे उसको नुकसान होता है, तो इस हानि को भी शामिल नहीं किया जाता। मशीन अप्रचलन पर हानि, इसको भी इसमें शामिल लागत में नहीं किया जाता। अगला है अप्राप्य ऋण संचय। अप्राप्य ऋण संचय या बैड डेब्ट्स या डूबत ऋण को भी शामिल इसमें नहीं किया जाता। तो आज के वीडियो में आप पढ़े हैं कि कुल लागत के विभिन्न अंग कौन कौन से अंग होते हैं। कुल 5 दिए गए हैं: मूल लागत, कारखाना लागत, उत्पादन लागत, कुल लागत और विक्रय। ये कैसे आता है सारा शेड्यूल में बताया गया है। कुछ दूसरा पार्ट इसका है, माने दूसरा टॉपिक है इसमें है कि लागत में शामिल न की जाने वाली मदें, अर्थात जब हम कास्ट ज्ञात करते हैं तो कौन सी ऐसी मदें हैं जो कास्ट में शामिलित नहीं होती है, लागत में शामिल उसे नहीं किया जाता है, कास्ट शीट तैयार करते समय उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो उसे 4 प्रकार की मदें हैं: वित्तीय व्यय, वित्तीय आय, लाभ नियोजन मदें और असाधारण मदें। फिलहाल इतना ही, क्योंकि आगे का वीडियो पढ़ना न भूलिएगा, क्योंकि आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा कास्ट शीट का क्या फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन को हल किया जाता है। तो कंटिन्यू इसी तरह चैनल पर बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम 2 फ्रेंडों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए